दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार बातचीत जो हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपके साथ कर रहे हैं। कायदे आज़म की ज़िंदगी, उनकी सियासी जिद्दोजहद, पाकिस्तान का वजूद और उसके बाद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो बातचीत की हमने। और पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि अगली पॉडकास्ट बहुत मज़े की है, क्योंकि ये है कायदे आज़म और मिज़ाह, यानी कि कायदे आज़म की सेंस ऑफ ह्यूमर। ये मालूमात लिखी हुई हैं एक किताब की शक्ल में प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने, और किताब का नाम है बाबाए कौम। लिखते हैं कि कायदे आज़म के मुतालिक आम तौर पर मशहूर है कि वो बड़ी रूखी तबीयत के आदमी थे और मिज़ाह या मजाक को पसंद नहीं करते थे, मगर इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी तबीयत में ज़राफ़त से लुत्फ़अंदोज़ होने का मादा आम सियासतदानों की निस्बत बहुत ज़्यादा था। उनकी हाज़र दिमागी और हाज़र जवाबी तो मुसल्लमा थी। ये दुरुस्त है कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की हर साल दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी, उन्हें फुर्सत के ये लम्हे शाज़ नादर ही मुयस्सर आते हैं। एक बड़ा मिज़ाह निगार होने के लिए एक बड़ी शख्सियत भी दरकार होती है। कायदे आज़म का मिज़ाह चुस्ता और इखलाकी गिरावट से बिल्कुल पाक होता था। बकौल बर्नार्ड शॉ, सच्ची बात सबसे ज़रीफ़ाना होती है। मिज़ाह आंसुओं और कहकहों के दरमियान जिंदा रहने वाली मुतवाज़िन राह है। जब तक दुख की खाद न डाली जाए, मज़ाह के फूल पैदा नहीं होते। ये दोनों बातें कायदे आज़म की ज़िंदगी में थी। असेंबली से बाहर उनकी सियासी ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ थी और वाकई बड़ी खुश्क थी, मगर कायदे आज़म हमेशा अच्छे मजाक से लुत्फ़अंदोज़ हुए और उसकी दाद दी। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि बतौर इंसान भी मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत बहुत बुलंद दिलकश थी। एक दोस्त की हैसियत से कायदे आज़म बेहद शगुफ्ता और पुरलुत्फ थे। कि सच पूछिए तो उनकी निजी जिंदगी का एक लम्हा भी शगुफ्तगी मिजाज से खाली न था। अपने मखसूस बेतकल्लुफ़ हलकों में कायदे आज़म का चलन अमूमन बेतकल्लुफ़ाना होता था। मुश्किल ये थी कि उनके कीमती मशागिल इस बात की इजाज़त ही न देते थे कि वो अपने करीबी दोस्तों को भी कुछ वक्त दे सकें। उनकी कौमी ज़िंदगी और इस ज़िंदगी की शदीद जिम्मेदारियों ने बाकी सारी चीज़ों पर दर्जा गलबा पा लिया था कि उनकी ज़िंदगी का बहुत कम वक्त उनका अपना वक्त रह गया था। और जिम्मेदारियों की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में खाने या चाय का वक्त अपने गिरदो पेश बैठने वाले लोगों से तबस्सुम आमेज़ गुफ्तगू के दो एक जुमले, बस यही उनकी ज़िंदगी का तफरीही सरमाया था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कहती थी, कायदे आज़म अपनी घरेलू ज़िंदगी में एक हशाश बशाश इंसान थे। उन्हें बेशुमार लतीफ़े याद थे। जब वो हंसाने पर आते तो पैरों हंसाते रहते। अगरचे लोग उन्हें एक मजबूत और सख्त दिल आदमी समझते थे, मगर हकीकत ये है कि वो बहुत ही नरम दिल थे। वो किसी को भी दुख में देखते तो परेशान हो जाते। दूसरे मुल्कों में कौमी रहनुमाओं की ज़िंदगी के इस पहलू पर तफसीलन रोशनी डाली जाती है, मगर हमारे यहाँ इसका मुतलक रवाज नहीं। सिर्फ चंद ऐसे वाक़यात बयान करूँगा जिनसे कायद की लताफ़त मज़ाह ज़ाहिर होकर सामने आए वो कितने जिंदा दिल इंसान थे और मुख्तलिफ मौक़े पर किस तरह मिज़ाह की फुलझड़ियाँ बखेरते थे। खुद भी लुत्फ़अंदोज़ होते थे और दूसरे लोग भी। अभी राइटर ने जिक्र किया कि वो कुछ वाक़यात बताना चाहेंगे कायदे आज़म के सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में, तो इसलिए अब उन्होंने नंबर दिए हैं कि ये पहला वाक़या था। कायदे आज़म कश्मीर में थे। खाना खाते हुए किसी ने कहा कि महाराजा हरी सिंह बड़े अच्छे खाने पकाना जानता है। कायदे आज़म ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि अंडा तो मैं भी पका सकता हूँ, अलबत्ता महाराजा पसंद करे तो मैं उसे अपने साथ बम्बई ले जाने को तैयार हूँ। मुझे एक अच्छे बावर्ची की ज़रूरत है। दूसरा वाक़या लिखते हैं, एक मौका पर बेगम गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह ने आपके बाजू पर इमाम ज़ामन बांधा। डॉन के एडिटर मिस्टर अल्ताफ़ हुसैन भी पास ही खड़े थे। कायदे आज़म ने उनको अपना बाजू दिखाते हुए कहा, अब मैं डॉन से भी महफूज हूँ। तीसरा वाक़या लिखते हैं, आप कोटाकमन जा रहे थे। रास्ते में चाय पीने के लिए एक स्टेशन पर उतरे तो आपके गिर्द लोगों का हजूम हो गया। आपके सेक्रेटरी ने आपकी तवज्जो इस हजूम की तरफ दिलाई तो मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, चाय की प्याली का उबाल है, अभी ख़त्म हो जाएगा। चौथा वाक़या लिखते हैं,
लंदन में एक अखबारी नुमाइंदे ने एतराज़न आपसे कहा, आप भी तो कभी कांग्रेस में रह चुके हैं। कायदे आज़म ने जवाब दिया, हाँ, जब मैं बच्चा था तो इब्तदाई मदरसे में पढ़ा करता था। 5वां किस्सा लिखा है उन्होंने, एक दफ़ा मरकज़ी मजलिस कानून साज में मिस्टर जॉर्ज बेल ने तकरीर करते हुए अमेरिका के सदर इब्राहिम लिंकन का हवाला दिया। कायदे आज़म ने फौरन कहा, देखिए, इब्लीस बाइबल का हवाला दे रहा है, हालांकि उसने कभी बाइबल पढ़ी तक नहीं। और 6वां वाक़या लिखते हैं, मशहूर मुस्लिम लीगी रहनुमा मल्क बरकत मरहूम के साहबजादे की शादी थी। कायदे आज़म और सर फजल हुसैन साहब भी शरीक दावत थे। इत्तफाक से सर फजल हुसैन के सामने फिरनी की जो प्लेट आई वो नमकीन थी। उन्होंने चखा तो मलिक बरकत अली से कहने लगे, मालूम होता है लाहौर से मेरी 5 साल की गैर हाजिरी में यहाँ के खानों का मजाक भी बदल गया है। मलिक साहब ने कहा, आप ही बदल गए हैं, हमारा मजाक तो नहीं बदला। सर फजल हुसैन ने पूछा, तो फिर ये नमकीन फिरनी क्यों? इस पर एक कहकहा बुलंद हुआ और कायदे आज़म ने फौरन कहा, इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नमक हलाली करते हैं। नंबर 7, एक मर्तबा गांधी और कायदे आज़म में एक बात तय हो गई, मगर अगले दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि मेरी अंदरूनी रोशनी ने मुझे बताया है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। तो कायदे आज़म के सेक्रेटरी ने उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई तो आपने फरमाया, जहन्नम में जाए इसकी अंदरूनी रोशनी, साफ तौर पर क्यों ना कह दिया कि मुझसे गलती हुई है। बात तो ठीक है। अगला किस्सा क्या लिखते हैं, नंबर 8, मजलिस इंतखाब मज़ामीन में करारदाद पाकिस्तान पर बहस हो रही थी और कायदे आज़म तकरीर फरमा रहे थे कि बाहर बहुत शोर उठा। कायदे आज़म ने पूछा, ये शोर कैसा है? एक शख्स उठकर बाहर गया और वापस आकर कहने लगा कि शेर बंगाल आए हैं। इतने में मौलवी फजल हक झूमते हुए पंडाल में दाखिल हुए। कायदे आज़म ने उनको देखते ही मुस्कुराकर फरमाया, जब शेर आए तो मेमने को बैठ जाना चाहिए, और ये कहकर कुर्सी पर बैठ गए। जब मौलवी फजलुल हक को जगह मिल गई तो कायदे आज़म ये कहकर फिर खड़े हो गए कि अब शेर को जंजीरों में जकड़ दिया गया है, इसलिए मेमना फिर बाहर निकल आया है। नाज़रीन हंस कर बेहाल हो गए। 9वां वाक़या लिखते हैं, इंग्लिस्तान में एक मर्तबा एक खातून ने जिना से पूछा, हिंदुस्तान के 2 मजहबी रहनुमाओं यानी सेवाजी और औरंगजेब में से आप किसकी औलाद हैं? जिना ने जवाब दिया, मोहतरमा, दोनों की। इस तरह एक मर्तबा लंदन में BBC वालों ने आपसे एक तकरीर की दरख्वास्त की और माइक आपके सामने ले आए। इस वक्त खिलाफ मामूल सूरज नमूदार हो रहा था। कायदे आज़म माइक के पास गए और मुस्कुराते हुए फरमाया, लंदन वालों, मैं तुम्हारे लिए धूप लाया हूँ। आपको तो पता ही है कि लंदन में ज़्यादातर आपको बादल ही नजर आते हैं। 10वां किस्सा लिखते हैं, मिस्टर महमूद हसन जो किसी ज़माने में मद्रास के हफ्तावार अखबार दक्कन टाइम्स के एडिटर और बाद में डॉन के पहले मैनेजर थे, एक दिन जिना साहब के साथ खाना खा रहे थे। खाना लगाया गया। जिना साहब ने हस्बे मामूल बहुत थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद छुरी उठाकर उसे अपने नाखूनों पर बजाने लगे। इनकी इस आदत से इनके अक्सर दोस्त वाकिफ होंगे। मिस्टर महमूद जो अब तक खाने में मसरूफ थे, कुछ खफ्त सी महसूस करने लगे और जिना साहब से कहा, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। जिना साहब ने जवाब दिया, दुनिया वाले इसीलिए तकलीफों में मुब्तला हैं कि वो खाते बहुत हैं। 11वां, जनाब बरख अमीन लिखते हैं, कायदे आज़म का सुनाया हुआ एक लतीफ़ा मुझे अब तक अच्छी तरह याद है। इंग्लिस्तान के किसी छोटे से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी मामूल से ज़्यादा ठहर गई। एक हिंदुस्तानी जज नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे। इतने में एक अंग्रेज भी गाड़ी से उतर और सीधा इन जज साहब की तरफ आकर उनसे पूछने लगा, गाड़ी कब छूटेगी? जज ने जवाब दिया, मुझे क्या मालूम। इस पर अंग्रेज ने कहा, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्या तुम स्टेशन मास्टर नहीं हो? इस पर जज ने किसी कदर झुंझलाकर जवाब दिया, नहीं, मैं स्टेशन मास्टर नहीं हूँ। अंग्रेज बोला, अगर नहीं हो तो वैसे मालूम क्यों होते हो? बेचारा जज। 12वां, एक दफ़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन के अरकान ने कायदे आज़म से एक ग्रुप फोटो में शिरकत की दरख्वास्त की, जिसे आपने मंजूर फरमा लिया। जब लड़के फोटो के लिए खड़े हो गए तो कायदे आज़म ने हमीद नज़ामी को एक कुर्सी पर बैठने का हुक्म दिया। उन्होंने माजरत करते हुए अज़राह मजाक ये कह दिया, मैं वहाबी हूँ, इसलिए फ़ोटो नहीं उतरवा सकता। जब तकरीब ख़त्म हुई तो कायदे आज़म ने इनसे पूछा, क्या तुम वाकई इतने मुतशद्दिद वहाबी हो? उन्होंने अर्ज़ किया, मैं तो वहाबी भी नहीं हूँ, वो बात तो मजाक के तौर पर कही थी। फरमाने लगे, तो फिर ग्रुप में क्यों नहीं बैठे? उन्होंने जवाब दिया, फ़ोटो अलीगढ़ वालों का था, मेरा इसमें बैठना मुनासिब न था। कायदे आज़म ने हंसकर फरमाया, ये लड़का कभी लीडर नहीं बन सकता। एक तालिब इल्म ने पूछा, क्यों जनाब?
قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، لیڈر تو دھکے مار کر بھی فوٹو کے وقت آگے آ جاتے ہیں۔ نمبر 13، 1941 میں قائد اعظم لاہور تشریف لائے تو محترمہ فاطمہ بیگم نے انہیں اپنے جاری کردہ لڑکیوں کے کالج میں تشریف لانے کی دعوت دی، جسے موصوف نے منظور فرما لیا۔ چائے کی دعوت پردے کے باہر ہوئی۔ اس کے بعد قائد اعظم کی تقریر تھی۔ جب قائد اعظم ہال میں جانے لگے تو دوسرے لوگوں کو محترمہ فاطمہ بیگم نے دروازے پر ہی روک دیا اور کہا کہ اندر پردہ ہے۔ حمید نظامی نے کہا، اور قائد اعظم جو اندر جا رہے ہیں؟ بیگم صاحبہ نے بڑی سادگی سے کہا، وہ تو قائد اعظم ہیں، ان سے کیا پردہ؟ اس پر قائد اعظم نے فوراً کہا، یہ کوئی تعریف کی بات نہیں۔ اگلا واقعہ ہے نمبر 14 پر۔ قائد اعظم نے 10 اگست 1947 کو دہلی میں آخری پریس کانفرنس بلائی۔ اس دن قائد اعظم بہت خوش تھے۔ انہوں نے پاکستان حاصل کر لیا تھا اور وہ پاکستان کے گورنر جنرل ہو چکے تھے۔ ایک ہندو نے ان سے پوچھا، پاکستان کیا دینی ریاست ہوگی؟ انہوں نے کہا، دینی ریاست کا کیا مطلب ہے؟ خواہ کے بے سوچے سمجھے الفاظ استعمال کرنے سے کیا حاصل؟ ایک اور شخص نے لقمہ دیا کہ ان کا مطلب ہے ملاؤں کی حکومت۔ قائد اعظم نے فرمایا، پنڈتوں کی حکومت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ کہا اور پھر کچھ سوالوں کے بعد قائد اعظم تشریف لے گئے۔ 15 نمبر پر قصہ ہے، کانگریسی رہنما جیل جانے اور لاٹھیاں کھانے پر نازاں تھے، کیونکہ قائد اعظم کبھی جیل نہیں گئے تھے اور نہ پولیس کی لاٹھیاں ہی کھائی تھیں۔ اس لیے بعض کانگریسی رہنما اعتراض کرتے اور کہتے تھے کہ جس شخص نے قوم کے لیے ایک دن بھی قید و بند کی صعوبتوں میں نہ گزارا ہو اور نہ کوئی قربانی دی ہو، وہ اور تو سب کچھ کر سکتا ہے مگر سیاست دان نہیں ہو سکتا، اور نہ اسے سیاسی معاملات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ ان میں سے بعض لیڈر ایسے بھی تھے جو دوسروں کی دیکھا دیکھی اور شہرت کے شوق میں جیل تو چلے جاتے تھے مگر چند ہی روز بعد خرابی صحت کا عذر کر کے رہائی حاصل کر لیتے۔ قائد اعظم نے اس اعتراض کا کوئٹہ کے ایک جلسہ عام میں جواب دیا، مجھ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں نے قوم کے لیے قربانی نہیں دی۔ ہاں واقعی جس قسم کی قربانی کانگریس نے دی ہے ہم نہیں دے سکتے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح پولیس کے آگے چلے جانا اور لاٹھیاں کھا کر جیل میں بیٹھ جانا، اس کے بعد وزن کم ہو جانے کی شکایت کر کے جیل سے رہائی حاصل کر لینا، اس قسم کی قربانی صرف ایک ہی جماعت دے سکتی ہے اور وہ ہے کانگریس۔ اس طنز سری پر دیر تک کہے بلند ہوتے رہے اور پھر اس کے بعد کسی کانگریسی نے قائد اعظم پر اس قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا۔ 16 نمبر ہے، ایک مرتبہ قائد اعظم تعلقہ داری کے ایک مقدمہ میں لکھنؤ تشریف لائے اور مہاراجہ صاحب محمود آباد کے مہمان تھے۔ چیف کورٹ سے لنچ کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے، اس لیے ان کا لنچ تنہا ہوتا تھا۔ پہلے دن داروغہ باورچی خانے کے قدیم دستور کے مطابق قائد اعظم کی کرسی کے برابر کھڑا ہو گیا۔ قائد اعظم اپنے خیالات میں منہمک تھے، کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن فوراً ہی چیخ کر کہا، کیا کام ہے؟ داروغہ نے عرض کیا، حضور کوئی کام نہیں ہے۔ قائد اعظم نے پوچھا، پھر کھڑے کیوں ہو؟ داروغہ نے لجاجت سے کہا، میرا فرض ہے کہ مہاراجہ صاحب کے معزز مہمانوں کا عصا کے وقت حاضر رہوں۔ رات کے کھانے پر مہاراجہ سے قائد اعظم نے یہ واقعہ ہنس کر بیان کیا اور کہا کہ اگر آپ کا آفیسر لنچ پر میرے سر پر سوار رہے گا تو میں کچھ نہ سوچ سکوں گا، میرے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، میں بمبئی کا آدمی ہوں، مہاراجہ نہیں ہوں۔ اس وقت متعدد مشاہیر میز پر بیٹھے تھے۔ قائد اعظم نے یہ باتیں اردو میں ایسے لب و لہجے میں کہیں کہ سب ہنس پڑے اور سب سے زیادہ قائد اعظم ہنسے۔ نمبر 17، 15 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی وزارت کے ارکان اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے تقریب میں جمع تھے۔ اس دن آسمان پر خوب بادل چھائے ہوئے تھے۔ قائد اعظم اس تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ADC فلائٹ لیفٹیننٹ ربانی نے کہا، شاید بارش ہونے والی ہے۔ قائد اعظم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں کراچی کے بادلوں کو خوب جانتا ہوں، کراچی کے بادلوں میں پانی نہیں ہوتا۔ نمبر 18، اپنے آخری ایام میں بھی ہنسنے اور ڈاکٹر کو ہنسانے کا حوصلہ درجتم رکھا۔ جب ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ زیارت سے کراچی چلے جائیں، آپ نے فرمایا، آہستہ روی اختیار کیجیے، جلدی نہ کیجیے، میں بھی اٹھ کر ادھر ادھر پھرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی میں اتنا طاقتور نہیں ہوں۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں بستر سے اٹھنے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ میرا علاج اس طریقے سے نہ کیجیے جس طریقے سے ڈاکٹر نے اس عورت کو کیا تھا جو کہتی تھی کہ وہ چل پھر نہیں سکتی، وہ شدید علیل تھی۔ جب وہ صحت یاب ہوئی تو ڈاکٹر نے اسے اٹھنے کے لیے کہا، لیکن اس عورت نے کہا کہ وہ اتنی کمزور ہے کہ ایسا نہیں کر سکتی۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر نے پھر اسے اٹھنے کو کہا، نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا گیا،
اس نے सर से पांव तक उसका मुआयना किया और कहा इसे कोई बीमारी नहीं, इसे चलना फिरना चाहिए। लेकिन उस औरत ने डॉक्टर की नसीहत पर अमल करने से इनकार कर दिया। तब एक और डॉक्टर आया जो तुम्हारी तरह जल्दी काम करने का आदी था। उसने चुपके से मरीजा के बिस्तर को आग लगा दी। वो उछलकर भाग खड़ी हुई। इस पर कायदे-आज़म हंस पड़े और कहा मेरे साथ ऐसा न करना। डॉक्टर भी इसके साथ हंसने लगा। आगे है नंबर 19। हमीद नज़ामी लिखते हैं, कायदे-आज़म अपने मुतालिक न सिर्फ मजाक बर्दाश्त ही कर लेते थे बल्कि उससे महसूस भी होते थे। इस सिलसिले में एक दिलचस्प लतीफ़ा सुनिए। हमारे एक दोस्त ने 1939 या 40 में कायदे-आज़म के मुतालिक एक बिल्कुल बेबुनियाद किस्सा घड़ रखा था। उन दिनों कायदे-आज़म का खिताब नया नया ही था। ऐसा ये था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मिस्टर जिन्ना से पूछा कि भाई इस कायदे-आज़म का क्या मतलब है। मिस्टर जिन्ना ने कहा मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम मगर है सताइशी जुमला ही। और इस तरह शुरू की बात है कि एक दिन कायदे-आज़म और मिस फातिमा जिन्ना एक खिलाड़ी का खेल देखकर बहुत खुश हुई। चिल्लाकर कहा कायदे-आज़म कायदे-आज़म। कायदे-आज़म जब लाहौर तशरीफ लाए तो मैंने जरा झिझकते हुए कायदे-आज़म से दरियाफ्त किया क्यों जनाब वो बात सच है। कायदे-आज़म ने फरमाया कौन सी बात। मैंने वो किस्सा बयान कर दिया तो कायदे-आज़म हंसकर बोले गलबन तुम्हारा जी नहीं चाहता कि मैं इसकी तस्दीक करूं। 20 नंबर। एक दफ़ा जब सियासी लीडर धड़ाधड़ कैद हो रहे थे और आपसे किसी ने पूछा कि अब भी कभी गिरफ्तार हुए या नहीं, आपने फरमाया जब मैं लंदन में पढ़ा करता था तो एक दफ़ा मुझे लंदन पुलिस से भी साबका पड़ा। वाक़या यूँ हुआ कि एक रात हम कश्ती रानी के लिए गए हुए थे। रास्ते में एक छकड़ा मिल गया। हम सब दोस्त बारी बारी एक दूसरे को छकड़े पर खींच रहे थे कि इतने में पुलिस आ गई और हम सबको पुलिस स्टेशन ले गई मगर उन्होंने मुझे कुछ न कहा, बगैर किसी शर्त के घर जाने की इजाज़त दे दी। नंबर 21। एक मौके पर लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन और कायदे-आज़म की तस्वीर ली जा रही थी तो कायदे-आज़म ने इस ख्याल से कि लेडी माउंटबेटन तस्वीर में दरमियान में होंगी अदराह मज़ाक ये कहा आप तो दो कांटों के दरमियान एक फूल हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी देखिए कि तस्वीर खिंचवाते वक्त खुद कायदे-आज़म लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन के दरमियान खड़े हुए थे। ये थी कायदे-आज़म की सेंस ऑफ ह्यूमर। अगली पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आएंगे कायदे-आज़म की अज़दवाजी ज़िंदगी। आखिर में कायदे-आज़म के एक कॉल की बात करते हैं। उन्होंने कहा मेकिंग ऑफ पाकिस्तान was a very difficult task. I could never have accomplished it alone. It was the Ruhani phase of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that Pakistan came into being. Now it is the responsibility of every Pakistani to make it an example of Khilafat-e-Rashida. हमारा email address है ildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.